अब मेरा मन किसी और चीज में लग नहीं रहा है। पिछले महीने एक सैनिक से मिला था और उसी की सोच अभी भी मेरा पीछा कर रही है। जहां भी जाता हूं ये साथ चलती है। जंतर मंतर पर नारे लगाती भीड़ के बीच से गुजरते हुए गुस्सैल, खाली, आक्रामक, शांत, उम्मीद भरे और भ्रमित चेहरे दिखते हैं। इनके हाथों में पानी, नौकरी और किसानों की समस्याओं का समाधान मांगते बैनर हैं, तो कहीं सूखती नदियों में जान डालने की गुहार लगाते नारे हैं। प्रदर्शनकारी सड़कें भी जाम कर रहे हैं ताकि कोई उनकी इस बात पर ध्यान दे कि हमारे आसपास से चमगादड़ों की एक खास प्रजाति लुप्त हो रही है। इन सबके बीच वो सैनिक मुझे लगातार देखता रहता है। अपनी सवाल करती आंखों से मानो लगातार कुछ ना कुछ पूछ रहा है। उसकी नजर लगातार मुझ पर केंद्रित है। मैं सड़क पर राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग और बड़े बड़े कटआउट देखता हूं। इनके नए गठजोड़ देखता हूं। किसी खास दल के खिलाफ बनते दिख रहे गठबंधनों को भी देखता हूं। गंगा के, कृष्णा के, कावेरी के, सबके लिए आंदोलनों को भी देख रहा हूं। खुद के भीतर की शांति को खोजने वाले बुद्धा के संदेश से भी गुजर रहा हूं। मैं शांति की तलाश में अपने अंदर झांकता हूं, मगर यहां भी उसी सैनिक का चेहरा मेरे भीतर से बाहर झांकता है। वो मेरे किसी भी उत्तर से प्रभावित नहीं दिखता। वो लगातार जवाब के इंतजार में है। मैं इससे दूर भागना चाहता हूं, मगर ये मेरी परछाई की तरह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उसकी ये सवाल करती आंखें मुझे डराने लगी हैं। मैं थोड़ा साहस जुटाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूं, मगर मुझ पर ये आंखें सवालों की बौछार कर देती हैं, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो ये भी नहीं समझ पाता हूं कि आखिर वो मुझसे पूछना क्या चाहता है। मैं सहम कर ये पूछने की कोशिश भी करता हूं, सर प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इसी बीच में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल क्लब चला गया। अंदर जाते ही मैंने ग्रिल्ड सैंडविच और कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। यहाँ बैठकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ अखबार उठाए और उनके कुछ खास सप्लीमेंट भी पलटे। खबर पढ़ना अब कुछ पढ़ने जैसा रहा नहीं है, इसलिए अखबारों के एंटरटेनमेंट सेक्शन के पन्ने ही पलट लेता हूँ, या फिर आईपीएल मैच, नई टीमें, युवा और फ्रेश क्रिकेटरों की करोड़ों में हो रही नीलामियों के बारे में पढ़ लेता हूँ, या फिर हौज खास विलेज में खुल रहे नए फूड जॉइंट्स और वहाँ एम्स्टर्डम से अपनी अनोखी रेसिपी के साथ आए यहाँ शेफ के बारे में जान लेता हूँ। वैसे फैशन डीवा के समर कलेक्शन की जानकारी भी रखता हूँ। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के दाम बेहद लुढ़क गए हैं और गरीब, हताश पत्थरबाज देश के सैन्य बलों के अत्याचार का शिकार बन रहे हैं। कुछ टीवी चैनल बहुत उदास हैं। अखबारों में कुछ कॉलमिस्ट उस इंसान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं जिसे सेना ने अपनी जीप के बोनट पर बांधकर उसे अपनी ढाल बनाकर यूज किया। कुछ ने तो इस कश्मीरी युवक फारूक दार की मां से बात कर ली और उसके बचपन और जिंदगी के सपनों तक के बारे में पूछ लिया, और कुछ ने उसकी मां से यह भी पूछा कि उनको उस वक्त कैसा लगा जब पहली बार बेटे को उस हालत में देखा। काफी इमोशनल इंटरव्यू था। सरकार द्वारा इन जिहादी शांति दूतों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में कुछ पत्रकार और नामी लेखक अपने बाथरूमों में लगे एयर कंडीशनर सरकार को लौटाना चाहते हैं। न्याय की मांग करने वालों का एसी वापसी कैंपेन। मगर जनाब, थोड़ा गर्मी का मौसम निकल जाने दो, बहुत गर्मी है इन दिनों। इन सबके बीच वो सैनिक मुझे तसल्ली से देखे जाता है। उसे किसी चीज की जल्दी ही नहीं। मैं
थका हारा सहमा घर लौटता हूँ। नज़र दौड़ा के चारों ओर देखता हूँ। सड़क पर सन्नाटा पसरा रहता है। अच्छा, शायद सैनिक अपनी बैरक में लौट गया होगा। क्या सैनिकों के बंकर में एयर कंडीशनर लगा होता है? इतनी गर्मी में तो होना ही चाहिए। इनमें से कुछ तो जैसलमेर में भी ड्यूटी करते हैं, मगर क्या इस बात की पगार नहीं मिलती कि वे इस झुलसाने वाली गर्मी को झेलें और पत्थर गोली सबका सामना करें? ये तो उनकी नौकरी का हिस्सा है। मैं क्या क्या करूं? ये मेरे शावर लेने का टाइम है। थक भी तो गया हूं दिन भर। अब टेबल पर स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अब 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा। सामने डाइनिंग टेबल पर एक संदेश चिपका है जिसे मेरे लिए नौकर ने छोड़ा होगा। उस पर लिखा है, हम दोनों ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ा। तुमने जेईई क्लियर किया, मैंने एसएसबी कर लिया। तुमने आईआईटी कर लिया, मैंने एनडीए कर लिया। तुम अपनी डिग्री करने लगे, मैं अपनी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में जुट गया। तुम 7 से 5 का रूटीन जीने लगे, मेरी भी सुबह 4 से रात 9 बजे और कभी कभी पूरी रात की लाइफ शुरू हो गई। तुम्हारा कॉन्वोकेशन हुआ, मेरा पासिंग आउट परेड हुआ। बड़ी कंपनी बड़े पैकेज पर तुम्हें ले गई। मुझे पलटन में कंधे पर 2 स्टार लिए शामिल होने का ऑर्डर मिला। तुम्हें जॉब मिली, मुझे जिंदगी जीने का तरीका। हर शाम तुम अपने परिवार से मिले। मैं इसी आस में रहा कि जल्द ही अपने माँ बाप से मिलूंगा। तुम्हारा हर त्योहार संगीत और रोशनी से रोशन था। मैं हर ऐसे मौके पर अपने साथियों के साथ बंकर में था। हम दोनों ही शादीशुदा हैं। तुम्हारी पत्नी तुमसे रोज मिल पाई। मेरी माँ हर रोज ये दुआ करती रही कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर भेजा गया, मुझे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजा गया। हम दोनों लौटे। तुम्हारी पत्नी और माँ अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुमने उनके आंसू पोंछे, मगर मैं नहीं कर सका। तुमने उसे गले लगा लिया, मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि मैं ताबूत में लेटा हुआ था। अपने तगमों को अपनी छाती से लगाए। ताबूत लिपटा था तिरंगे में। मेरा जिंदगी जीने का तरीका खत्म हो गया। तुम्हारा जारी रहा। अल्लाह के नाम, उन्होंने मेरा कत्ल कर दिया। इस पर हस्ताक्षर थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज। मुझे शक हुआ। मैंने पूछा, किसने दिया ये खत? ओह, ऐसा लगता है वो सैनिक अभी गया नहीं है। मेरी सारी भूख खत्म हो गई। मैं सोने चला जाता हूँ, मगर वो सवाल पूछती आंखें अभी भी मुझे टकटकी लगाए देखती रही।